अनवार, बात यह है पाकिस्तान में तमाम लॉज मौजूद हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी इंप्लीमेंटेशन का इशू है। तमाम चीजें मौजूद हैं, बट हमारे जो कंसर्न अदारे हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं, और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो आंखें कैसे बंद होती हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो तमाम चीजों को रेगुलराइज करवा सकता है, बट उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसके सामने एक 100 कनाल जमीन की जो परचेज है उसको 1000 फाइलों में कन्वर्ट करके बेचा जाता है। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से, जहां पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों से रियल एस्टेट के कारोबार ने किसी भी दूसरे बिजनेस के मुकाबले में सबसे ज्यादा तरक्की की है, और अब ये बाकायदा एक इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर चुका है, जिसने आज से 20 साल पहले नविया जब हमने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची देखा, या हम अपने बड़ों से भी सुनते हैं कि जो जगहें दूर मौजूद होती थी, अब वहां पर ऐसी सोसाइटीज बिल्ड हो चुकी हैं कि वो नए शहर बन चुके हैं। जहां कहीं देहात होते थे, फसलें वहां पर मौजूद होती थी, खेत होते थे, अब वहां पर ऐसी सोसाइटीज मौजूद हैं जो कि बहुत वसी। बिल्कुल, आप लाहौर को देख लीजिए, लाहौर के आसपास के जो छोटे मोटे शहर हैं या जो गांव देहात थे वो अब शहर का हिस्सा बन चुके हैं, और लोग प्रेफर भी करते हैं वहां पर जाना, शिफ्ट होना। तो ये सिर्फ अब नाजरीन लाहौर या इस्लामाबाद की बात नहीं, बल्कि पाकिस्तान के हर शहर में रियल एस्टेट बिजनेस काफी ज्यादा फैल चुका है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो रियल एस्टेट है इसमें दौलत भी चंद हाथों तक ही महदूद हो जाती है। मजमूई तरक्की, मसलन तालीम, सेहत, खुराक और मजमूई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरक्की की बजाय सिर्फ मकानात बनाने तक अनवार महदूद हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल तो यही है कि क्या जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो पाकिस्तानी मईशत को फायदा दे रहा है या फिर पाकिस्तानी मईशत के लिए नुकसानदेह है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आज प्रोग्राम में रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं एहसन मलिक, उनसे बात करेंगे। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से हम एक पॉइंट रेज कर रहे हैं उस पर बात करना चाहेंगे आपसे कि रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को क्या मदद फराहम कर रहा है या क्या कर सकता है, क्योंकि आम तासुर तो यही है कि अक्सर मईशतदान भी यही कहते हैं कि इंडस्ट्रीज लगती हैं तो फिर मुल्क तरक्की करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस सिचुएशन में इस टॉपिक को लिया है। अनवार, ये जो अभी आपने डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट में दिखाई, ये फैक्ट है कि हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है, बट अगर आप इसको गवर्नमेंट्स का प्रीवियस गवर्नमेंट्स का तमाम अब टिल जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, ये उनका फेलियर है कि जो घरों की शॉर्टेज थी वो हुकूमत का काम है घरों की शॉर्टेज को पूरा करना। मैं समझता हूं कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हुआ और उसने बड़ी रैपिडली चीजों को टेक ऑन किया और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। रियल एस्टेट सेक्टर का व्हील ने खुद भी चला और मुल्क के इकोनॉमिक व्हील को भी लेकर चला, बट समहाउ ये जो एक बैक ऑफ माइंड चीज चलती है कि जी इंडस्ट्री नहीं चलती, रियल एस्टेट में लोग पैसा करते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ट्रस्ट है लोगों का रियल एस्टेट सेक्टर पे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी आने वाले टाइम में चीजें काफी रैशनलाइज होने जा रही हैं। जैसे हमारी सिक्योरिटी काउंसिल ने इंपोर्ट्स को रैशनलाइज करना है, इसी तरह रियल एस्टेट को भी रैशनलाइज करने की तरफ एक कदम लिया जाएगा ये कमिंग बजट के अंदर। और इसमें मुझे एक थोड़ा सा आपके प्रोग्राम की तवज्जो से अभी रिसेंटली एक बहुत मीटिंग हुई है जिसमें बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोग की शमूलियत हुई थी, तो उसमें एक मंशा साहब ने को पॉइंट आउट किया जी रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको टैक्स नहीं किया जाता। मैं ये समझता हूं कि जितना ऑनेस्टली रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स पे किया जाता है कि आप प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल आपका जो पॉइंट है ये वैलिड है, लेकिन इसके साथ साथ एहसन साहब जो IMF है या जो दीगर अहम इदारे हैं वो ये भी फैक्ट सामने लेकर आए हैं कि ब्लैक मनी को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मिस, बात ब्लैक मनी, इट्स नॉट ब्लैक मनी,
ये अनडिक्लेयर्ड अमाउंट है जो बेसिकली हमारे वैल्यूएशन के सिस्टम ने, मैकेनिज्म ने लोगों की अनडिक्लेयर्ड अमाउंट को ब्लैक मनी कहलवाना शुरू कर दिया है। ठीक है। उसके ऊपर जो मेरी बातचीत हुई है अभी कंसर्न क्वार्टर्स में, तो अभी जैसे अगर आपको नॉलेज में हो कि डीसी रेट्स जो है वो हर साल रिवाइज होते हैं, और जबकि एफबीआर रेट होते थे वो कभी साल बाद कभी 2 साल बाद, तो इस दफा एफबीआर भी डीसी रेट्स के साथ अपनी वैल्यूएशन को लेकर चलेगा जो कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल होंगी। इसमें 2 कंसर्न थे कि ये जो भी स्लम्प आया हुआ है उसकी वजह से जहां पे एफबीआर वैल्यू ज्यादा हैं और अनोमलीज बन गई हैं उनको रैशनलाइज किया जाए, और जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर चली गई है और एफबीआर वैल्यू कम है उसको रैशनलाइज किया जाए। तो मैं ये समझता हूं ये बड़ा ऐसा इकदाम है, और मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को, रियल एस्टेट एसोसिएशंस को ये बताना चाह रहा हूं कि वो अपनी प्रपोजल्स बजट की भी तैयार करें और एफबीआर वैल्यूएशन की भी। ठीक है, लेकिन एहसन साहब आप क्या समझते हैं रियल एस्टेट पर जो बड़ा इल्जाम है इस वक्त हम देख रहे हैं मौजूदा सिचुएशन में ज़रूरी जमीनों की जगह पर तामीरात हो रही हैं जो काबिल काश रकबा है पूरी दुनिया में। अब कोशिश तो ये की जा रही है कि हर मुल्क ज़राअत में कफील हो, लेकिन पाकिस्तान में ज़रूरी जमीनों पर सोसाइटीज काटी जा रही हैं। इस पर कोई लॉ होना चाहिए, कोई सख्ती तो हो। अनवार, बात यह है पाकिस्तान में तमाम लॉज मौजूद हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी इंप्लीमेंटेशन का इशू है। तमाम चीजें मौजूद हैं बट हमारे जो कंसर्न्ड अदारे हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं, और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो आंखें कैसे बंद होती हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो तमाम चीजों को रेगुलराइज करवा सकता है, बट उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसके सामने एक 100 कनाल जमीन की जो परचेज है उसको 1000 फाइलों में कन्वर्ट करके बेचा जाता है। लेकिन इसमें भी मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से एक और चीज इन्फॉर्म कर दूं तो आपको इनको पता चलेगा कि जितनी भी ये सोसाइटीज हैं पाकिस्तान में, जितने भी ये पिछले 1 साल में आई हैं, इनको भी एफबीआर वैल्यूएशन के अंदर इंडल्ज किया जाएगा इस बजट के अंदर। तो वो जितनी भी सोसाइटीज हैं जिन्होंने एक अच्छा हनीमून पीरियड गुजारा है, क्योंकि जिन लोगों की फाइल्स थी जो नॉन ब्रांड थे पाकिस्तान में, वो बेशक बैलेटेड है, नॉन बैलेटेड है, डेवलप है, अनडेवलप है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एफबीआर के तमाम टैक्सेस पे करते थे। ठीक है, टैक्सेस पे कर रहे हैं। जिस तरह से एहसन साहब आप नॉन ब्रांड्स की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं, नैब में अगर आप चले जाते हैं तो सबसे ज्यादा केसेस भी सोसाइटीज पर ही हैं, रियल सेक्टर पर ही हैं, रियल एस्टेट सेक्टर पर हैं, एंटी करप्शन में, क्योंकि वहां पर हम ये देख रहे हैं कि हजारों में नहीं लाखों की तादाद में फाइल्स बेच दी जाती हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स वहां पर मौजूद नहीं होते। अनवार, यही बात तो मैंने आपसे कही कि यही एक मैकेनिज्म है, एक डिस्ट्रिक्ट का असिस्टेंट कमिश्नर इसको मैनेज कर सकता है जो कि अपनी आंखें बंद कर लेता है। मतलब कैसे ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट के पास एक एलओपी जाती है जिसमें एक ओनर, सोसाइटी के ओनर की लैंड होल्डिंग सिर्फ 200 कनाल है, 500 कनाल है, 1000 कनाल है, और वो कितनी फाइलें भेज देता है। इसका चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट के अदारों ने करना है, पब्लिक के पास तो ये अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे साहब अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको क्या लग रहा है इकोनॉमी के लिए कितना हेल्पफुल है रियल एस्टेट सेक्टर, और बेहतर बनाने के लिए मजीद जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में, तो किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? अनवार, बेसिकली मैं ये समझता हूं कि ये जो अभी हमारी इकोनॉमिक टीम है जो लीड कर रही है, लाइक जैसे तारिक पाशा साहब है, SA to PM ऑन रेवेन्यू, उसके बाद अशफाक तोला साहब है, उसके बाद चेयरमैन एफबीआर बहुत सीजन और लर्नड आदमी है, और चीजों मतलब इतने टाइटन हालात में भी वो चीजों को जिस तरीके से मैनेज करके लेके चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि एक तो प्लस पॉइंट ये है कि होपफुली ट्यूसडे या वेडनेसडे को हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा IMF के साथ, और समवेयर को 21 से लेके 28 मार्च के इन बिटवीन हमारी बोर्ड मीटिंग हो जाएगी IMF की। तो ठीक है, एंड मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च अप्रैल में हमें जो
1 बिलियन की रेमिटेंस आनी है IMF से, वो हमें रिलीज हो जाएगी और उसके बाद पेरिस क्लब और जो बाकी डोनर्स हैं उनसे हमें पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। और हमारा जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि हम इस डॉलर को अप्रोक्सीमेटली जून तक 250 और 260 की ब्रैकेट में देख रहे हैं, क्योंकि जब शुरू में सागदार साहब ने इस डॉलर को रोकने की कोशिश की तो जो वर्कर्स रेमिटेंस आती थी बाहर से, वो रेमिटेंस बहुत ड्रॉप हुई। उसकी वजह ये थी कि बैंक रेट बहुत कम था और लोगों ने हुंडी और हवाले को रेफरेंस बना के उस चैनल से पैसे भिजवाने शुरू किए। ये अभी भी जो करेक्शन आई है उसकी भी यही वजह थी कि जो वर्कर्स रेमिटेंस है वो अट्रैक्ट हो और बैंकिंग चैनल से आए। तो जो ये पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं चीजों को रैशनलाइज करने के लिए, और कोशिश ये की जा रही है कि चीजों को इस तरीके से सॉफ्टन किया जाए कि लोगों को वो मतलब हीट ना आए उसकी, मतलब लाइक जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये FPR वैल्यूएशन का जो मैकेनिज्म है, मैं इसका बड़ा खुश खैर मकदम करता हूँ कि हमेशा ये एक नया डिबेट शुरू हो जाती थी मुल्क में कि जो DC रेट्स है वो जून में होते थे और FBR वैल्यूएशन या FBR के लोग जो हैं वो नवंबर दिसंबर में जाके जागते थे। तो अभी ये सारी चीजें बजट के साथ लिंक होके बड़ा मैकेनिज्म बन। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मलिक, रियल एस्टेट कंसल्टेंट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और वो भी अनवार यही गुफ्तगू कर रहे थे जो पाकिस्तान IMF के हवाले से भी जो मुआहिदा हुआ, जो आने वाला टाइम है वो बेहतर हो सकता है। रियल एस्टेट जो है सेक्टर वो पाकिस्तान में जो मैशत है उसको पाकिस्तान की जो तरक्की है बिल्कुल उसके लिए मदद फराहम। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद